नमस्कार झारखंड, नमस्ते इंडिया। डार्क पॉलिटिक्स एक्सप्लेन्ड में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, वापस स्वागत है। आज हम भारत में आरक्षण के रोचक और जटिल इतिहास के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम जानते हैं कि किस तरह आरक्षण का राजनीति में प्रयोग होता रहा। आइए सुनते हैं। संविधान की मर्यादाओं को तार तार कर दिया जा रहा है, और वो भी अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए। अब मुझे याद है, मैंने हाउस में कभी कांग्रेस के नेताओं को सुना तो वो ये कहते थे कि पीएसयू का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं आप, तो आप आरक्षण मिटा देना चाहते हैं। अब रियलिटी तो है नहीं, गप्पाजी कर रहे थे। लेकिन मेरे सामने आया कि जो लोग इतने बड़े दलितों के हितैषी अपने आप को कहते हैं, आदिवासियों के हितैषी कहते हैं, वे हकीकत में उनके घोर दुश्मन हैं। इन्होंने रातों रात एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस बना दिया। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बना दिया तो उन्होंने आरक्षण उसमें खत्म कर दिया। अब उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था, वैसा एक नियम बदल दिया उन्होंने। आज हम भारत में आरक्षण के रोचक और जटिल इतिहास के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम ओशो से सुनते हैं कि आरक्षण क्या है। मुझे लगता है कि शिक्षा और नौकरियों में जाति पर आधारित आरक्षण का जब एक या दो पीढ़ियां इस्तेमाल कर लें तो तीसरी पीढ़ी को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। ये दो अलग अलग चीजें हैं। इस एक सवाल में दो सवाल हैं। क्या समान नागरिक संहिता संभव है? हमें इसे संभव बनाना होगा। जब तक हमारे देश में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून हैं, तब तक लोग भी अलग अलग होंगे। अगर आप चाहते हैं कि सभी भारतीय बने, तो देश में एक ही कानून होना चाहिए। कोई और तरीका नहीं है फिर देश को जोड़ने का। आपके लिए एक कानून और मेरे लिए दूसरा कानून, तो हम हर हाल में अलग अलग लोग होंगे। हम खुद को एक ही देश के वासियों के रूप में कभी नहीं पहचानेंगे। हम लगातार इस समस्या का सामना करते आए हैं, लेकिन हमारे अंदर इसे सुलझाने की हिम्मत नहीं है। इसे सुलझाने का समय आ गया है। आरक्षण एक अलग मुद्दा है। मुझे पता है युवा छात्रों को काफी नाराजगी, मुझे सीट नहीं मिली, कम अंकों वाले किसी को सीट मिल गई, ये सभी चीजें। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हमने इस देश में हजारों सालों से बहुत से लोगों के साथ इंसानों जैसा व्यवहार नहीं किया है। आज भी अगर आप गांव में जाएं, तो वो एक ही कुएं से पानी नहीं भर सकते। वो रेस्टोरेंट में एक ही कप से चाय नहीं पी सकते। उनके कप अलग होते हैं। वो कुछ गलियों में जा नहीं सकते। वो मंदिर के सामने चल नहीं सकते। उनके मुर्दा शरीर गांव से गुजर नहीं सकते। अगर आप लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करें और उन्हें कुछ विशेष अधिकार देकर अपने बराबर ना लाएं, तो ये अन्याय होगा। लेकिन साथ ही प्रवेश के स्तर पर आरक्षण होना चाहिए। Promotion point definitely has to go. तरक्की के स्तर पर बिल्कुल नहीं। नौकरी और शिक्षा दोनों में आप उन्हें प्रवेश दीजिए, लेकिन जरूरी योग्यता के बिना तरक्की मत दीजिए। ऐसा होना जरूरी है, वरना हम आरक्षण की वजह से काबिलियत खो देंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि आरक्षण क्यों है और ये सब कैसे शुरू हुआ? चलिए समझते हैं। भारत में आरक्षण की जड़ें आजादी से पहले के समय में हैं। शुरू में इसे उन हाशिए के समुदायों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए लाया गया था, खासकर अनुसूचित जातियों (SCS) और अनुसूचित जनजातियों (STS) के साथ। पहले कर्नाटक के इस विषय को सुनिए। I think it's very clear. This is a gross act of corruption, and it damages the future of lakhs and lakhs of our youngsters. It questions the belief and the hope that many of you have in the system. So I think it's very important that justice prevails and the people who have done this pay the price that they should. So we will investigate this and we will punish the people responsible. We will do it in a way that people think twice about doing this type of thing with the future of our students again. But whatever we do will be within the framework of the law. समुदाय सदियों से भेदभाव और बहिष्कार का शिकार रहे थे। समय के साथ सिस्टम में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBCS) और महिलाओं को भी शामिल कर लिया गया।
इस यात्रा की शुरुआत औपनिवेशिक काल में महात्मा ज्योतिराव फूले जैसे समाज सुधारकों के साथ हुई थी, जो समान अवसरों की वकालत करते थे। आरक्षण का पहला आधिकारिक उदाहरण 1901 में शाहू महाराज के शासन में कोल्हापुर की रियासत में मिला। बाद में अंग्रेजों ने 1908 में कई जातियों और समुदायों के लिए आरक्षण शुरू किया। महत्वपूर्ण मील के पत्थरों में 1909 और 1919 के भारत सरकार अधिनियम शामिल हैं, जिन्होंने आरक्षण के प्रावधानों को शामिल किया। 1921 में मद्रास प्रेसिडेंसी ने गैर ब्राह्मणों, मुसलमानों, एंग्लो इंडियंस, ईसाइयों और अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट आरक्षण आवंटित करते हुए एक सरकारी आदेश जारी किया। आजादी के बाद 1950 में अपनाए गए भारतीय संविधान ने समानता के सिद्धांत को अपनाया। साथ ही सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान भी शामिल किए, जिनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति शामिल है। साथियों, सच्चाई ये है कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस जब सत्ता में था तो ये लोग दलितों, पिछड़ों के आरक्षण में सेंधमारी करके वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए उनकी खास जमात को अलग से आरक्षण देना चाहते थे, जबकि संविधान इसके बिल्कुल खिलाफ है। आरक्षण का जो हक बाबा साहब ने दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को दिया, कांग्रेस और इंडिया अलायंस वाले उसे मजहब के आधार पर मुसलमानों को देना चाहते थे। मैं कांग्रेस को पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस ऐलान करेगी कि संविधान में दलितों, पिछड़ों के आरक्षण को, आदिवासियों के आरक्षण को कम करके वो इसे मुसलमानों को नहीं बांटेंगे? जरा वह देश की जनता को वादा करो। तो आरक्षण का वास्तव में क्या मतलब है? ये सरकार की उस नीति को दर्शाता है जिसमें शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी नौकरियों और यहां तक कि विधायी निकायों में भी कुछ निश्चित प्रतिशत सीटें वंचित समुदायों के सदस्यों के लिए आरक्षित की जाती है। इसका उद्देश्य समान अवसर प्रदान करना और उन अवसरों को प्रदान करना है जो ऐतिहासिक भेदभाव के कारण इन समुदायों को मिलने से चूक सकते हैं। इसकी प्रभावशीलता और निष्पक्षता के बारे में चल रही बहसों के बावजूद आरक्षण प्रणाली भारत की सामाजिक न्याय और समानता के प्रति प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। अगली बार फिर मिलेंगे।